स्वागत। आज हम भारत के संघीय ढांचे की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास ये प्रहार 2025 भारतीय राजनीति और संविधान के कुछ नोट्स हैं। हाँ। खासकर जो अध्याय 9 से जुड़े लगते हैं। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, ये ताना बाना आखिर काम कैसे करता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद क्या है, हम जानेंगे कि भारत का जो फेडरल सिस्टम है, खासकर इसकी एक अजीब सी बात, ये असममित यानी गैर बराबर प्रकृति, ये क्या है। आजकल केंद्र और राज्यों के रिश्तों में कौन सी बड़ी चुनौतियां दिख रही हैं। और हाँ, वो पानी वाला मसला। हाँ। राज्यों के बीच पानी के बंटवारे जैसे हमेशा सुलगते रहने वाले मुद्दे पर भी बात करेंगे। ये तो बहुत अहम मुद्दा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्द आता है असममित संघवाद, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना। हाँ, थोड़ा टेक्निकल है। इसका आसान मतलब क्या है। लेकिन ये असल में भारतीय सिस्टम की एक बड़ी दिलचस्प बात है। आसान भाषा में कहें तो हमारा संविधान जो है वो सभी राज्यों को बिल्कुल एक ही तराजू में नहीं तौलता। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ राज्यों को उनकी खास ऐतिहासिक या भौगोलिक या फिर कहें कि सांस्कृतिक जरूरतें देखते हुए संविधान में विशेष दर्जा या थोड़ी अलग तरह की शक्तियां मिली हुई हैं। अच्छा, तो ऐसा क्यों किया गया, मतलब सबके लिए एक जैसे नियम क्यों नहीं रख दिए। देखिए, इन नोट्स के मुताबिक इसके पीछे एक गहरी सोच है। पहली वजह तो है भारत की जबरदस्त विविधता। हाँ, वो तो है। इतनी भाषाएं, संस्कृतियां, रीतियां हैं कि सबको एक ही नियम में बांधना वो शायद मुमकिन नहीं था या सही नहीं होता। दूसरी बात, कुछ इलाके ऐसे थे जिनके अपने ऐतिहासिक समझौते या कुछ शर्तें थी जब वो भारत में शामिल हुए, तो उनका भी सम्मान करना जरूरी था। ठीक है। और तीसरी बात, कुछ खास इलाके, थोड़े संवेदनशील इलाके हैं, वहां स्थिरता बनाए रखने के लिए और वहां के लोगों की पहचान, उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए भी ये जरूरी समझा गया। कोई उदाहरण है इसका जिससे बात और साफ हो। बिल्कुल, जैसे संविधान का अनुच्छेद 371 है। हाँ, सुना इसके बारे में। जी, ये उत्तर पूर्व के कई राज्यों को उनकी आदिवासी संस्कृति है, जमीन से जुड़े उनके रिवाज हैं, उनके अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा के लिए खास प्रावधान देता है। ये सिर्फ एक छूट नहीं है, बल्कि उनकी पहचान को, उनकी विशिष्टता को सहेजने का एक तरीका है एक तरह से। अच्छा, यानी इसके फायदे तो साफ दिखते हैं, जैसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा, स्थानीय संस्कृति बची रहती है। लेकिन क्या इन नोट्स में इसके कुछ मुश्किल पहलुओं या चिंताओं का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल, सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। नोट्स बताते हैं कि इस व्यवस्था से कभी-कभी ऐसी भावना आ सकती है कि भाई किसी राज्य को ज्यादा महत्व मिल रहा है, दूसरे को कम। भेदभाव वाली भावना। हाँ, या फिर शासन चलाने में थोड़ी जटिलता बढ़ जाती है। सोचिए, अलग अलग राज्यों के लिए थोड़े थोड़े अलग नियम हो तो मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। सही बात है। और एक चिंता ये भी है जिसका नोट्स में जिक्र है कि कहीं इससे देश की जो एकता है उसमें कोई रुकावट ना आए या कहीं कोई अलगाव की भावना ना पनपे। तो ये हमेशा एक, क्या कहते हैं, संतुलन बनाने की कोशिश है। संतुलन, हाँ। कि विविधता का सम्मान भी हो जाए और देश एक भी रहे। ये संतुलन साधना तो मुश्किल काम है। खैर, आजकल हम अक्सर सुनते हैं टीवी पर, अखबारों में कि केंद्र और राज्यों के बीच किसी न किसी बात पर ठनी रहती है। जी बिल्कुल। चाहे वो पैसों को लेकर हो, किसी नीति को लेकर या अधिकारों को लेकर। इन नोट्स में आजकल की मुख्य चुनौतियां क्या बताई गई हैं? हाँ, नोट्स इस तनाव के कई अहम कारण गिनाते हैं। देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली चुनौती है वित्तीय केंद्रीकरण। अच्छा, फिस्कल सेंट्रलाइजेशन। जी, ऐसा महसूस किया जा रहा है और नोट्स भी यही कहते हैं, खासकर जीएसटी आने के बाद, कि राज्य जो है वो पैसों के लिए केंद्र पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। डिपेंडेंसी बढ़ गई है। हाँ, नोट्स में जैसे जीएसटी मुआवजे में देरी की बात है या फिर जीएसटी काउंसिल जहां फैसले होते हैं उसमें केंद्र का वजन ज्यादा होने की बात है। इससे राज्यों को लगता है कि उनकी अपनी कमाई और खर्च करने की जो आजादी थी वो कम हो रही है। हाँ, ये वित्तीय स्वायत्तता वाला मुद्दा तो कई राज्य उठाते रहते हैं। और क्या वजह है इसकी शतान की? दूसरी बड़ी वजह है अधिकार क्षेत्रों का टकराव, कन्फ्लिक्टिंग जुरिस्डिक्शंस। अच्छा, देखिए, संविधान में एक सूची है, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। हाँ, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। बिल्कुल। इसमें वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा। अब यहीं अक्सर ये सवाल उठता है कि किसकी बात ज्यादा मानी जाएगी, किसका अधिकार ज्यादा है। ओवरलैप हो जाता है। हाँ, नोट्स में तमिलनाडु का उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विरोध किया। हाँ, किया था। क्योंकि उन्हें लगा कि केंद्र उनके अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है, जबकि शिक्षा तो इस समवर्ती सूची में है। तो
तो ये टकराव की स्थिति बन जाती है। और जाहिर है जब अधिकारों पर ही टकराव होगा तो फिर मिलकर काम करना भी मुश्किल होता होगा। बिल्कुल सही। और यहीं से तीसरी चुनौती सामने आती है, अकुशल समन्वय, मतलब तालमेल की कमी। इनएफिशिएंट कोऑर्डिनेशन। जी, जब केंद्र और राज्यों के बीच ठीक से बातचीत, ठीक से तालमेल नहीं होता तो नीतियां या तो दोहराई जाती हैं, मतलब डुप्लीकेशन होता है, या फिर वो जमीन पर ठीक से उतर नहीं पाती, उनका इम्प्लीमेंटेशन खराब हो जाता है। नोट्स में कोरोना महामारी का जिक्र है कि उस समय वैक्सीन बांटने में या लॉकडाउन की योजना बनाने में जो समन्वय की दिक्कतें आईं, उससे लगा कि बेहतर तालमेल की बहुत जरूरत है। हाँ, वो दौर तो खैर मुश्किल था ही। ये तो हुई व्यवस्था की बात, क्या इसमें राजनीति का भी कोई रोल है? हाँ, नोट्स चौथी चुनौती इसी ओर इशारा करते हैं, संघीय भूमिकाओं का राजनीतिकरण। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ फेडरल रोल्स, मतलब ये कि आरोप लगते हैं खासकर उन राज्यों से जहां केंद्र में बैठी पार्टी की सरकार नहीं है। हाँ, विपक्षी दलों वाले राज्य। जी, कि राज्यपालों की भूमिका का या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल जो है वो राजनीतिक हिसाब किताब के लिए किया जा रहा है। ये आरोप तो लगते रहते हैं। हाँ, और राज्यपालों द्वारा राज्य विधानसभा से पास बिलों को मंजूरी देने में देरी करना, ये भी एक लगातार उठने वाला मुद्दा है। राज्य इसे अपनी स्वायत्तता पर चोट मानते हैं। और कोई पहलू है इस तनाव का? एक और अहम बात जो नोट्स में है वो है सांस्कृतिक पहचान पर जोर, असर्शन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। अच्छा। कुछ राज्यों को ऐसा लगता है कि केंद्र की कुछ नीतियां, शायद अनजाने में ही सही, उन पर एक खास तरह की सांस्कृतिक एकरूपता थोपने की कोशिश कर रही हैं। होमोजेनाइजेशन का डर। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसके जवाब में ये राज्य अपनी स्थानीय भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान पर और ज्यादा जोर देते हैं। इससे भी कभी-कभी केंद्र के साथ तनाव की स्थिति बन जाती है। ये चुनौतियां तो वाकई गंभीर हैं और दिखाती हैं कि हमारा ये संघीय ढांचा कितना नाजुक भी है और जटिल भी। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि इस खींचतान को कम करने और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ सोचा गया है? क्या कोई सुझाव हैं? नोट्स में कुछ आयोगों की सिफारिशों का जिक्र है शायद। हाँ, बिल्कुल। नोट्स में 2 आयोगों का खास तौर पर जिक्र है, एक सरकारी आयोग और दूसरा MM पुंशी आयोग। हाँ, इनके नाम तो सुने हैं। जी, इनकी सिफारिशें केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने की दिशा में मील का पत्थर मानी जाती हैं। अच्छा, तो सरकारी आयोग ने क्या कहा था? सरकारी आयोग ने कई अहम बातें कही थी, जैसे उन्होंने बहुत जोर दिया कि राज्यों और केंद्र के बीच बातचीत और सहयोग के लिए अंतर्राज्य परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल को एक स्थायी मंच बनाया जाए, उसे मजबूत किया जाए। ये भी कहा कि अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन, उसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर, बिल्कुल आखिरी हथियार के तौर पर हो जब कोई चारा न बचे। हाँ, इसके दुरुपयोग के आरोप लगते रहे। जी, उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS, IPS इनको मजबूत करने की बात कही और क्षेत्रीय परिषदों, जोनल काउंसिल्स को फिर से सक्रिय करने की सिफारिश की। और सबसे जरूरी, उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की तैनाती हो या राज्यपालों की नियुक्ति हो या संवर्ती सूची के विषय हों, इन सब पर राज्यों से ठीक तरह से प्रभावी ढंग से सलाह मशवरा जरूर होना चाहिए। यानी संवाद, सहयोग और संयम पर जोर था उनका। बिल्कुल। और पुंशी आयोग ने क्या कुछ अलग या नया जोड़ा इसमें? पुंशी आयोग ने सरकारी आयोग की बातों को एक तरह से आगे बढ़ाया और कुछ और नुकीले सुझाव दिए। जैसे उन्होंने कहा कि राज्यपालों की जो मनमर्जी की शक्तियां होती हैं, डिस्क्रेशनरी पावर्स, अनुच्छेद 163 के तहत उनको और सीमित किया जाए ताकि उनका राजनीतिक इस्तेमाल ना हो सके। अगर चुनाव में किसी को बहुमत न मिले, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति हो, तो मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, इसके लिए साफ स्पष्ट गाइडलाइंस हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक और अहम सुझाव था कि वित्त आयोग को, जो केंद्र राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा करता है, उसे स्थायी दर्जा दिया जाए। और उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि हो सके तो राज्यसभा में सभी राज्यों को बराबर सीटें मिले। अच्छा, जैसे अमेरिका में होता है। हाँ, बिल्कुल, ताकि छोटे राज्यों की आवाज भी उतनी ही मजबूती से सुनी जाए जितनी बड़े राज्यों की। ये तो काफी रेडिकल सुझाव है। खैर, इन आयोगों के अलावा नोट्स में 15वें वित्त आयोग का भी जिक्र है, खासकर पैसों के बंटवारे को लेकर। ये तो हमेशा ही तनाव का एक बड़ा कारण रहता है, जैसा आपने पहले भी बताया।
बिल्कुल सही। पैसा तो एक बहुत अहम मुद्दा है। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार अपनी टैक्स की कमाई का जो डिविजिबल पूल है उसका 41% हिस्सा राज्यों के साथ बांटे। 41%। जी, इसे वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं। ये पहले 42% था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, वो केंद्र शासित प्रदेश बने, तो उस हिस्से को एडजस्ट करके 41% किया गया। ठीक है। और ये जो 41% हिस्सा है, ये अलग-अलग राज्यों में कैसे बटेगा? मतलब किसी को ज्यादा, किसी को कम। क्या इसके लिए भी कोई फॉर्मूला है? हाँ बिल्कुल, इसे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कहते हैं। इसके लिए आयोग ने कई चीजों को आधार बनाया और हर चीज को अलग-अलग वजन मतलब वेटेज दिया। अच्छा, क्या-क्या देखा गया? सबसे ज्यादा वजन 45% इस बात को दिया गया कि राज्य की आय सबसे ज्यादा कमाने वाले राज्य से कितनी कम है, इनकम डिस्टेंस। अच्छा। मतलब ताकि जो कमाए वाले राज्य हैं जिनकी जरूरतें ज्यादा हैं उन्हें ज्यादा मदद मिल सके। ये तो ठीक है। इसके अलावा जनसंख्या 15%, क्षेत्रफल 15%, फिर जनसांख्यिकीय प्रदर्शन 12.5%, यानी जनसंख्या नियंत्रण वगैरह में राज्य ने कैसा काम किया है उसे इनाम देने की कोशिश। अच्छा, परफॉर्मेंस बेस्ड। हाँ, फिर वन और पर्यावरण 10% का ध्यान रखा गया और टैक्स वसूलने में राज्य की अपनी कोशिश, टैक्स एफर्ट को भी थोड़ा वजन 2.5% दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला राज्यों की जरूरत जैसे कम आय, ज्यादा आबादी और उनके प्रदर्शन जैसे जनसंख्या नियंत्रण, टैक्स वसूली में मेहनत, दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये तो काफी डिटेल्ड व्यवस्था लगती है। चलिए अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक और विस्फोटक हो जाता है कई बार। जी। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। नदियां जीवन देती हैं, लेकिन उनके पानी का बंटवारा अक्सर राज्यों के बीच दशकों पुराने झगड़ों की वजह बन जाता है। नोट्स इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये हमारे संघीय ढांचे की एक दुखती रग है जो बार बार उभर आती है। नोट्स में कई बड़े विवादों का नाम लिया गया है। कावेरी का विवाद है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी के बीच। हाँ, ये तो बहुत पुराना है। जी, महानदी का है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच। महादई, जिसे गोवा में मांडवी कहते हैं, उसका गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच। कृष्णा और गोदावरी का विवाद है, खासकर आंध्र तेलंगाना बंटवारे के बाद ये और पेचीदा हो गया। रावी ब्यास का है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच। वंशाधारा का आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बीच। लिस्ट काफी लंबी है। बाप रे। और ये विवाद सिर्फ पानी कितना मिलेगा इस तक सीमित नहीं रहते। अक्सर ये राज्यों की अस्मिता, उनकी पहचान, उनकी राजनीति से जुड़ जाते हैं, जिससे इनका हल निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। इन झगड़ों के इतने लंबे खिंचने और कभी-कभी दुर्भाग्य से हिंसक हो जाने के पीछे क्या मुख्य कारण नजर आते हैं इन नोट्स में? नोट्स कई वजह बताते हैं। एक तो है संसाधनों की कमी और बढ़ती मांग। देखिए, भारत में दुनिया के करीब 18% आबादी रहती है, लेकिन पीने लायक ताज़ा पानी दुनिया का सिर्फ 4% ही है। सिर्फ 4%? हाँ, और ऊपर से हमारी आबादी बढ़ रही है, खेती की ज़रूरतें हैं, उद्योगों की ज़रूरतें हैं, तो पानी की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि स्रोत सीमित हैं। दूसरा बड़ा कारण है राजनीतिकरण, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पार्टियां अक्सर वोट बैंक के लिए इन संवेदनशील मुद्दों को हवा देती हैं, जिससे समाधान खोजने के बजाय टकराव बढ़ता है। ये तो होता है। तीसरा, राज्यों का बंटवारा। जब कोई नया राज्य बनता है तो पानी के बंटवारे को लेकर नए सिरे से विवाद खड़े हो जाते हैं, जैसा आंध्र और तेलंगाना के बीच गोदावरी और कृष्णा पर हुआ। हाँ, ये भी एक मुद्दा है। चौथा, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। अब एक बड़ा फैक्टर बन गया है। बारिश का पैटर्न बदल रहा है, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे नदियों में पानी कब और कितना आएगा यह अनिश्चित होता जा रहा है। और हाँ, एक और अहम बात, खेती पर हमारी भारी निर्भरता। कई राज्यों की अर्थव्यवस्था आज भी बहुत हद तक खेती पर निर्भर है, और खेती के लिए पानी सबसे जरूरी है, तो पानी की हर बूंद कीमती हो जाती है। कारण तो वाकई बहुत जटिल हैं। क्या इन विवादों को सुलझाने के लिए हमारे संविधान या कानूनों में कोई खास व्यवस्था है? हाँ, व्यवस्था तो है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 262 खास तौर पर इसी के लिए बनाया गया है। अच्छा। जी, ये संसद को अधिकार देता है कि वो अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी के इस्तेमाल, बंटवारे या नियंत्रण से जुड़े किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए कानून बनाए।
और ये अनुच्छेद ये भी कहता है कि संसद ये तय कर सकती है कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट या कोई और अदालत दखल न दे। अच्छा, मतलब कोर्ट का रोल लिमिटेड किया जा सकता है। हाँ, संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है और इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संसद ने 1956 में 2 कानून बनाए थे। कौन से? एक है अंतर्राज्य जल विवाद अधिनियम 1956, आयासोल डिस्प्यूट एक्ट। ये केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि अगर कोई राज्य अर्जी देता है तो वो विवाद सुलझाने के लिए एक अस्थायी ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण बना दे। ट्रिब्यूनल। और दूसरा था नदी बोर्ड अधिनियम 1956, रिवर बोर्ड्स एक्ट। इसका मकसद था कि केंद्र सरकार राज्यों की सलाह से नदियों के बेहतर विकास और रेगुलेशन के लिए बोर्ड बना सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज तक इस कानून के तहत कोई नदी बोर्ड बना ही नहीं। अरे, मतलब अब सारा जोर ट्रिब्यूनल बनाने पर ही रहा है। हाँ, ज्यादातर। क्या इसमें कोई सुधार की कोशिश हुई है? क्योंकि हमने सुना है कि ये ट्रिब्यूनल्स भी तो सालों लगा देते हैं फैसला देने में। हाँ, बिल्कुल। इसी देरी और अकुशलता को देखते हुए 2019 में ISWD एक्ट में संशोधन का एक बिल लाया गया था। अच्छा, 2019 में। जी, इसका मकसद यही था कि विवाद जल्दी सुलझें। इसमें एक स्थायी ट्राइब्यूनल बनाने की बात थी, जिसकी अलग-अलग बेंच हों, ताकि हर नए विवाद के लिए एक नया ट्राइब्यूनल न बनाना पड़े, एक ही स्थायी ट्राइब्यूनल हो। ये तो अच्छा आइडिया लगता है। और साथ ही ट्राइब्यूनल के पास जाने से पहले, मतलब कोर्ट कचहरी से पहले, आपसी बातचीत से हल निकालने के लिए एक विवाद समाधान समिति, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव था कि पहले वहीं कोशिश हो जाए। ये तो अच्छी पहल लगती है। लेकिन इतने कानून, ट्रिब्यूनल और अब ये संशोधन, फिर भी समाधान इतना मुश्किल क्यों है? जैसे वो सतलुज यमुना लिंक नहर वाला विवाद है, वो तो दशकों से अटका पड़ा है। हाँ, ये सच है। नोट्स इसके पीछे कई अड़चनें बताते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी अड़चन है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और फैसलों को लागू करने में हिचकिचाहट। मतलब नीयत की कमी कह सकते हैं। अक्सर राज्य सरकारें या कभी-कभी केंद्र सरकार भी ट्रिब्यूनल के फैसले को पूरी तरह से मानने या लागू करने में आनाकानी करती हैं। जैसा SYL नहर मामले में साफ दिखता है, कोर्ट के आदेशों के बावजूद मामला अटका है। दूसरी बड़ी दिक्कत है कानूनी उलझने और भरोसेमंद डेटा की कमी। वो जो अनुच्छेद 262 है और सुप्रीम कोर्ट का अपना अधिकार है अनुच्छेद 136 के तहत स्पेशल लीव पिटिशन सुनने का, इनके बीच कभी-कभी थोड़ी अस्पष्टता या टकराव की स्थिति बन जाती है कि किसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। और साथ ही नदियों में असल में कितना पानी है, कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है, इसका सटीक और ऐसा डेटा जिस पर सभी पक्ष सहमत हो, वो अक्सर नहीं मिलता। डेटा पर ही विवाद हो जाता है। डेटा ही नहीं तो फैसला कैसे हो? सही बात। तीसरी बात, ऐतिहासिक और भौगोलिक जटिलताएं भी हैं। राज्यों की सीमाएं नदियों के प्राकृतिक बहाव के हिसाब से तो बनी नहीं है। और आखिर में एक कमी ये भी है कि अक्सर स्थानीय लोगों, मतलब किसान, आम जनता, जो पानी पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं, उन्हें इस पूरी प्रक्रिया में ठीक से शामिल नहीं किया जाता। तो फैसले कई बार जमीनी हकीकत से दूर रह जाते हैं। वाकई ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं है, बल्कि नियत, भरोसे और सबकी भागीदारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अंत में एक और अहम बदलाव पर बात करते हैं जिसने केंद्र राज्य संबंधों को, खासकर वित्तीय संबंधों को काफी प्रभावित किया है। GST यानी वस्तु एवं सेवा कर। जी, GST। इसे 101वें संविधान संशोधन से लाया गया था। भारतीय संघवाद पर इसका क्या असर पड़ा, जैसा कि नोट्स में बताया गया है? देखिए, नोट्स के मुताबिक GST का भारतीय संघवाद पर मिला जुला असर रहा है, दो धारी तलवार जैसा। अच्छा, कैसे? सकारात्मक पहलू देखें तो इसने यकीनन एक राष्ट्र एक बाजार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। हाँ, वन नेशन वन मार्केट। जी, अलग-अलग राज्यों के ढेर सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे वो खत्म करके एक सिंगल टैक्स लाया गया। इससे राज्यों के बीच माल की आवाजाही आसान हुई, व्यापार करना सरल हुआ और अर्थव्यवस्था को एक तरह से जोड़ने में मदद मिली। उम्मीद थी कि इससे टैक्स चोरी रुकेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स कलेक्शन भी सुधरेगा। ये तो फायदे हुए, और दूसरी तरफ चिंताएं क्या हैं? दूसरी तरफ, जैसा हमने पहले भी थोड़ी बात की थी, GST ने राज्यों की वित्तीय आजादी को लेकर बड़ी चिंताएं खड़ी की हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हाँ,
पहले राज्य अपने स्तर पर कई तरह के टैक्स लगा सकते थे, जैसे वैट था, बिक्री कर था, और उनकी दरें भी तय कर सकते थे। अब वो अधिकार उनके हाथ से काफी हद तक चला गया है। इससे राज्यों पैसों के लिए, अपने खर्चों के लिए ज्यादा केंद्र पर निर्भर हो गए हैं। इसी को वित्तीय केंद्रीकरण कहा गया है नोट्स में। अच्छा। और वो जो जीएसटी मुआवजे का मुद्दा उठा या जीएसटी काउंसिल में फैसलों को लेकर राज्यों की चिंताएं हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जाती या केंद्र का दबदबा रहता है, वो सब इसी से जुड़ी हैं। और ये सब मिलकर केंद्र राज्य के बीच तनाव का एक बड़ा कारण बनकर उभरा है। तो फायदे भी हैं और कुछ गंभीर चिंताएं भी जुड़ी हैं जीएसटी से। जी बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की बातचीत भारतीय संघीय ढांचे की पेचीदगियों पर, उसकी वो जो खास बनावट है असम्मित वाली, उससे लेकर केंद्र राज्य के बीच आजकल जो खींचतान चल रही है, और पानी जैसे जीवन मरण के सवालों से जुड़े विवादों तक। ये नोट साफ करते हैं कि भारत का संघवाद कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस बन गई और वैसी ही है। ये एक लगातार बदलता हुआ, इवॉल्व होता हुआ, संतुलन खोजता हुआ सिस्टम है। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत जैसे विविधता वाले देश में एकता बनाए रखना और साथ ही राज्यों को उनकी जरूरी आजादी, उनकी पहचान बनाए रखने देना और इन सबके बीच केंद्र को भी मजबूत रखना, ये हमेशा से एक बहुत ही नाजुक संतुलन का काम रहा है और आगे भी रहेगा। हाँ। और नदी जल विवाद जैसे मुद्दे तो असल में सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची परीक्षा है। वहां जरूरत टकराव की नहीं, बल्कि आपसी भरोसे, बातचीत और सहयोग की है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से एक सवाल मेरे मन में जरूर उठ रहा है, जिसपे शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने की जरूरत है। क्या राज्यों को और ज्यादा वित्तीय और प्रशासनिक ताकत देना, उन्हें और स्वायत्त बनाना, भारत के संघीय ढांचे को ज्यादा मजबूत और लचीला बनाएगा, या फिर इससे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ेंगी और शायद देश की एकता को कोई खतरा हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। जी, बहुत अहम सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।